जो लोग आज आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझकर आपका मजाक उड़ाते हैं, कल वही लोग आपके सामने नजरें झुकाकर खड्डे होंगे। बस अपने स्वभाव में आज से ही ये 11 बदलाव लेकर आ जाइए। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूं जो शायद हम में से बहुत से लोगों की अपनी कहानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके काम आएंगे, किसी को पलटकर जवाब नहीं देंगे, तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन असल जिंदगी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो पेडेंट सबसे सीधा होता है, उसे सबसे पहले काटा जाता है। यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि चाणक्य नीति और इंसानी मनोविज्ञान का वो गहरा निचोड़ है जो आपको समाज में अपना खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। यह कहानी है माधवपुर नाम के एक कस्बे में रहने वाले 50 वर्षीय माधव की। माधव एक बहुत ही सीधा, सरल और संकोची स्वभाव का व्यक्ति था। वह कस्बे के सबसे बड़े व्यापारी सेठ केदारनाथ की दुकान पर मुनीम का काम करता था। माधव में एक बहुत बड़ी खामी थी जिसे वह अपनी अच्छाई समझता था। वह किसी को किसी भी काम के लिए ना नहीं कह पाता था। चाहे दुकान का समय खत्म होने के बाद सेठ केदारनाथ उसे घंटों रोक कर दूसरों के काम करवाएं, या घर पर उसका छोटा भाई रामेश्वर उससे अपने सारे काम निकलवाए, माधव बस चुपचाप सिर झुकाकर सब कर देता था। नतीजा यह हुआ कि किसी के मन में माधव के लिए कोई कद्र नहीं रही। एक दिन माधव के भतीजे यानी रामेश्वर के बेटे का जन्मदिन था। पूरे घर में जश्न का माहौल था। माधव ने अपनी हैसियत से बढ़ाकर एक सोने की चेन भतीजे के लिए खरीदी थी। जब पार्टी में माधव ने वह चेन रामेश्वर को दी, तो रामेश्वर ने भरी महफिल में मेहमानों के सामने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बड्ढे भाई, ये किस सुनार से बनवा लाए? पीतल पर सोने का पानी चढ़ा है क्या? आपकी तो आदत ही है सस्ती चीजें लाने की। वैसे भी मुनीम की तनख्वाह में असली सोना कहां से आएगा? वहां खड्डे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। माधव का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो, ऐसा उसे महसूस हुआ। उसका गला रुंध गया, वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप एक कोने में जाकर खड्डा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ मुदाकर भी नहीं देखा। अगले दिन दुकान पर भी सेठ केदारनाथ ने सबके सामने उसे जलील किया और दूसरे कर्मचारियों की गलतियों का ठीकरा माधव के सिर फोड़ दिया। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जब आपकी शराफत और आपकी भलाई का लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाया हो? जब आपने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, फिर भी बदले में आपको सिर्फ अपमान और तिरस्कार मिला? अगर माधव का यह दर्द, यह घुटन आपको अपनी सी लग रही है, अगर आपको लगता है कि इस सीधेपन ने आपका भी बहुत नुकसान किया है, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे यह एहसास दिलाता है कि इस दर्द को समझने वाले और स्वाभिमान से जीने की चाह रखने वाले बहुत से लोग इस परिवार में हैं। जुड़िए हमारे इस सफर से, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए सुनते हैं कि कैसे माधव ने अपना जीवन बदला। उस शाम माधव दुकान से सीधा घर नहीं गया। वह कस्बे के बाहर एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां कस्बे के पुराने और अत्यंत विद्वान आचार्य पंडित रमाकांत जी आ गए। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है माधव? महादेव के द्वार पर यह कैसे आंसू? माधव ने सिसकते हुए अपना सारा दर्द आचार्य जी के सामने खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कैसे हर कोई उसे हल्के में लेता है, कोई उसकी बात का मोल नहीं समझता। पंडित रमाकांत जी ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, माधव, तुम जो सह रहे हो वह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, तुम्हारी अपनी अज्ञानता का परिणाम है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वह मृत शरीर के समान है। दुनिया उसी को कुचलती है जो कुचले जाने के लिए जमीन पर लेट जाता है। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति और मनोविज्ञान के वो 11 मानसिक हथियार दूंगा जिनका अगर तुमने आज से ही उपयोग शुरू कर दिया, तो वही लोग जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल तुम्हारे सामने खड़ीडीडीहे होने से पहले 10 बार सोचेंगे। माधव ने अपने आंसू पोंछे और ध्यान से सुनने लगा। आचार्य जी ने पहला हथियार बताते हुए कहा, पहला ब्रह्मास्त्र है मौन की शक्ति। माधव, तुम अपनी सफाई देने में बहुत ऊर्जा व्यर्थ करते हो। आज से बेवजह बोलना बंद कर दो। जो इंसान कम बोलता है उसके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। मौन सामने वाले के मन में एक रहस्य और बेचैनी पैदा करता है। दूसरा हथियार है ना कहना सीखना।
जब तक तुम हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहोगे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। जो काम तुम्हारे सम्मान के खिलाफ हो या जो तुम्हारा दायित्व न हो, उसके लिए स्पष्ट रूप से ना कहना सीखो। तुम्हारी ना लोगों को बताएगी कि तुम्हारी भी अपनी कोई सीमा है। तीसरा अस्त्र, दृष्टि में स्थिरता। जब रामेश्वर ने तुम्हारा अपमान किया तो तुमने अपनी आंखें झुका लीं। आज के बाद जो भी तुमसे बात करे, चाहे वो तुम्हें ताना मार रहा हो या हुक्म दे रहा हो, उसकी आंखों में सीधे देखकर बात करना। झुकी हुई आंखें गुलामी की निशानी हैं और स्थिर आंखें आत्मविश्वास की। माधव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। उसने पूछा, लेकिन आचार्य जी, जब वो मुझे ठेस पहुंचाते हैं तो मेरे चेहरे पर दुख साफ दिख जाता है, मैं क्या करूं? आचार्य जी मुस्कुराए, यही तुम्हारा चौथा और सबसे धारदार हथियार है, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण। लोगों को तुम्हारा चेहरा पढ़ना बंद करना होगा। कोई तुम्हारी तारीफ करे या अपमान, तुम्हारे चेहरे के भाव बदलने नहीं चाहिए। जब लोग देखेंगे कि उनके तीखे शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना छोड़ देंगे। पांचवां हथियार है समय की कीमत समझना। तुम दूसरों के काम के लिए अपना समय ऐसे लुटाते हो जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। अगर तुम खुद अपने समय को कीमती नहीं मानोगे, तो सेठ केदारनाथ तुम्हारा समय क्यों बचाएंगे? उन्हें महसूस कराओ कि तुम्हारा समय मुफ्त नहीं है। छठा अस्त्र, शारीरिक हाव भाव और वेशभूषा। तुम हमेशा कंधे झुकाकर और दबे हुए कदमों से चलते हो। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति का बाहरी आवरण भी उसके प्रभाव को तय करता है। हमेशा सीना तान कर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर चलो। तुम्हारे चलने के तरीके में ही एक अधिकार झलकना चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी आचार्य जी की इन बातों से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी ही अहमियत कम कर दी है? अगर आपके अंदर आज अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की एक चिंगारी सुलग रही है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद करें, तो अभी इसी वक्त वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचेगा जो आज भी किसी न किसी का मानसिक अत्याचार सह रहे हैं। यह चैनल सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि हमारी खोई हुई शक्ति को वापस जगाने का एक मंच है। तो अभी सब्सक्राइब करें। आचार्य जी आगे बोले, सातवां हथियार, दूसरों से प्रमाण या तारीफ ना मांगना। तुम हर काम के बाद सेठ जी का मुंह ताकते हो कि वो तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, जो इंसान खुद पर विश्वास रखता है, उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। अपना काम पूरी निष्ठा से करो, लेकिन बदले में वाहवाही की भीख मत मांगो। आठवां अस्त्र, रहस्य बनाए रखना। अपनी सारी योजनाएं, अपनी पीढ़ा, अपनी आर्थिक स्थिति कभी किसी को पूरी तरह मत बताओ। तुम्हारे अपने भाई रामेश्वर को पता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, इसलिए वो तुम्हारा मजाक उड़ाता है। जो इंसान खुली किताब होता है, उसे हर कोई परच कर किनारे फेंक देता है। नौवां हथियार, दूरी बनाना। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां से बिना कुछ कहे उठकर चले जाना सीखो। जब तुम अपमान सहकर भी वहीं खड्डे रहते हो, तो तुम सामने वाले को और अपमान करने का निमंत्रण देते हो। अगली बार जब रामेश्वर तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो पलट कर जवाब मत देना, बस वहां से उठना और अपने कमरे में चले जाना। ये खामोश दूरी उसे तुम्हारी कीमत बताएगी। 10वां अस्त्र, वचनबद्धता। अगर तुमने कह दिया कि तुम अमुक समय पर कोई काम नहीं करोगे, तो चाहे आसमान टूट पड़े, अपना फैसला मत बदलना। तुम्हारा वचन पत्थर की लकीर होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि माधव जो कहता है वो करता है। आचार्य जी रुके, उन्होंने माधव की स्थिर होती आंखों में देखा और बोले, और 11वां तथा सबसे अचूक मानसिक हथियार है खुद से प्रेम करना। माधव, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत कभी नहीं करती। खुद को कभी कमतर मत समझना। तुम्हारे अंदर ईश्वर का अंश है, उसे किसी के पैरों तले रोंदे जाने की अनुमति मत दो। अगली सुबह जब माधव दुकान पर पहुंचा, तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसके कंधे सीधे थे, चाल में एक अलग ही ठहराव था। सेठ केदारनाथ ने आते ही एक पुराना बहीखाता माधव की तरफ फेंका और चिल्लाकर बोले, माधव, कल का हिसाब अधूरा है, आज रात 8 बजे तक यही बैठकर पूरा करना। पहले वाला माधव होता तो डर के मारे कांपने लगता, लेकिन आज माधव ने बहीखाता उठाया, उसे मेज पर रखा और सेठ की आंखों में सीधे देखते हुए अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी,
मेरे काम का समय शाम 6 बजे तक का है। मैं यह हिसाब कल सुबह आकर पूरा कर दूंगा। रात 8 बजे तक रुकना मेरे लिए संभव नहीं है। सेठ केदारनाथ के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो माधव आज तक उनके सामने आंख नहीं उठा पाता था, वो आज उनकी आंखों में आंखें डालकर ना कह रहा था। सेठ ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन माधव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक शून्य और दृढ़ता थी। सेठ बिना कुछ कहे वहां से खिसक लिए। शाम को जब माधव घर पहुंचा तो रामेश्वर दालान में बैठा था। उसने माधव को देखते ही फिर ताना मारा। आ गए बड्ढे बाबू, आज क्या सेठ जी की गालियां खाने में ज्यादा समय लग गया? माधव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर न क्रोध था न दुख। उसने सिर्फ रामेश्वर की तरफ देखा, एक पल के लिए अपनी नजरें स्थिर कीं और बिना एक शब्द कहे पलटकर अपने कमरे की तरफ चला गया। रामेश्वर हैरान रह गया। वह उस प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था जिसका वह आदी था, माधव का दुखी होना और सिर झुका लेना। लेकिन माधव की उस ठंडी खामोशी और दूरी ने रामेश्वर को अंदर तक असहज कर दिया। आने वाले 1 महीने में माधव ने उन 11 हथियारों का इतनी कठोरता से पालन किया कि कस्बे और घर का पूरा माहौल ही बदल गया। लोगों ने देखा कि माधव अब फालतू बातों में हिस्सा नहीं लेता, वह बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता और अगर कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो वह तुरंत वहां से चला जाता है। उसकी इस अप्रत्याशित और शांत प्रकृति ने लोगों के मन में एक अज्ञात भय और सम्मान पैदा कर दिया। वही सेठ केदारनाथ, जो पहले उसे नौकरों से भी बदतर समझते थे, अब कोई भी बड्ढा फैसला लेने से पहले बड्ढे अदब से पूछते, माधव जी, इस बारे में आपकी क्या राय है? वही रामेश्वर जो हर महफिल में अपने बड्ढे भाई का मजाक उड़ाता था, अब माधव के सामने ऊंची आवाज में बात करने से कतराने लगा था। निष्कर्ष, दोस्तों, आत्मसम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिलती हो और न ही यह कोई ऐसी वस्तु है जिसे लोग आपको थाली में सजा कर देंगे। इसे छीनना पड्डीडीएचता है, इसे अपने आचरण से स्थापित करना पड्डीडीएचता है। दुनिया बहुत जालिम है। यह शराफत को बेवकूफ़ी और सहनशीलता को कायरता समझती है। चाणक्य की ये 11 नीतियां सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन की ढाल है। मौन रहिए, ना कहना सीखिए, आंखों में आंखें डालिए और सबसे बड़ी बात, अपनी कीमत खुद तय कीजिए। जब आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देंगे तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हल्के में ले सके। अगर माधव के इस बदलाव ने और चाणक्य के इन 11 ब्रह्मास्त्रों ने आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपने अभी तक वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर कहूँगा कि अपने इस परिवार को बड्ढा करने में अपना योगदान दें। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 11 हथियारों में से आप आज से ही किस हथियार का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, आपका सम्मान आपके अपने हाथों में है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। धन्यवाद और नमस्कार।